जब हम हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं एंशियंट हिस्ट्री। फिर एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी। एंशियंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट कवर करने के बाद मैं आपको सजेस्ट करूँगी क्लास 6 की एनसीईआरटी देखना। इसके बाद मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट जो मैंने कवर करवा रखी है वो देखना। मेडिवल हिस्ट्री को कवर करने के बाद क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है वो देखना। चैप्टर 1 कवर करवा चुकी हूँ, चैप्टर 2 किंग्स एंड किंगडम्स देख लेते हैं। मैनी न्यू डायनेस्टीज जो है दे वर एमर्जिंग आफ्टर दी 7th सेंचुरी। 7th सेंचुरी यानी कि 610 से 700 के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको हम 7th सेंचुरी बोलते हैं। जो मैप 1 है ये आपको मेजर रूलिंग डायनेस्टीज दिखा रहा है इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरी। इन सेंचुरीज के बीच में इंडियन सब कॉन्टिनेंट को कौन कौन सी डायनेस्टीज रूल कर रही थी, वो जो मेजर किंगडम्स है वो इस मैप में आपको दिख रहे हैं। जैसे गुर्जारा प्रतिहाराज आपको यहाँ दिख रहे होंगे, राष्ट्रकूटाज हैं, पालाज हैं, चोलाज हैं, फिर ये नीचे चौहान्स या शाचमानाज भी बोलते हैं। ये चेराज, पांड्याज, ये हम पढ़ के ही आए हैं, बाकी बाद में आगे पढ़ेंगे। एंशियंट में पढ़ के आए इनके बारे में, बट इसमें भी जो चैप्टर में है वो हम आपको कराऊंगे। एमरजेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज टॉपिक देखो। 7th सेंचुरी जो है तब तक क्या होने लग रहा था इंडिया में, बिग लैंडलॉर्ड्स है जो वॉरियर चीफ्स हैं डिफरेंट रीजन्स में वो आ रहे थे। एग्जिस्टिंग किंग्स जो हैं वो अपने सबऑर्डिनेट्स मानते थे इन बिग लैंडलॉर्ड्स को, उनको समांथास बोलते थे। तो दे वर एक्सपेक्टेड टू ब्रिंग गिफ्ट्स फॉर द किंग्स और ओवरलॉर्ड्स। तो जो ये लैंडलॉर्ड्स हैं, जो वॉरियर चीफ्स हैं, दे वर एक्सपेक्टेड कि ये किंग के लिए कोई ना कोई गिफ्ट लेके आए, प्रेजेंट लेके और गिफ्ट वगैरह लेके आए, एंड कोर्ट्स में, किंग के कोर्ट्स में प्रेजेंट रहे और उनको जो है मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करे। समांथास जो है कि जैसे जैसे पावर और जैसे जैसे इनकी वेल्थ बढ़ी तो इन्होंने खुद को ही ग्रेट लॉर्ड ऑफ अ सर्कल या एक रीजन का ग्रेट लॉर्ड जो है खुद को ये बताने लग रहे थे। ठीक है, खुद को ये महासमंता या महामंडलेश्वरा जो है कहने लग रहे थे। समटाइम्स ये जो है इतने पावरफुल हो जाते थे कि ये अपने जो किंग है उसी से इंडिपेंडेंट हो जाते थे, उन्हीं से इंडिपेंडेंस को असर्ट कर लेते थे और अपने खुद से किंग बन जाते थे। इस टाइप का सिचुएशन जो है यहाँ पे हो रही थी। इसको फ्यूडलिज्म बेसिकली हम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर इसका हम देखें तो राष्ट्रकूटास जो थे डेक्कन के, मैप में आप देख सकते हो राष्ट्रकूटास, ये डेक्कन जो है यहाँ पे राष्ट्रकूटास, राइट। जो राष्ट्रकूटास थे इनिशियली ये चालुक्यास ऑफ कर्नाटका के सबऑर्डिनेट थे। फिर मिड 8th सेंचुरी में दांती दुर्गा एक चालुक्य चीफ थे, उसने चालुक्य के ओवरलॉर्ड को, चालुक्य के किंग को ओवरथ्रो कर दिया और एक रिचुअल उन्होंने करा, हिरण्यगर्भा मतलब गोल्डन वॉर्म। और जब ये रिचुअल परफॉर्म हुआ ब्राह्मण्स की हेल्प से, इट वॉज थॉट टू लीड टू रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज क्षत्रिय इवन इफ ही वॉज नॉट वन बाय द बर्थ। ठीक है, मतलब ये रिचुअल परफॉर्म हुआ ब्राह्मण्स की हेल्प से, तो इट वॉज थॉट कि जब रिचुअल हो गया कि दिस वॉज थॉट टू लेड टू द रीबर्थ ऑफ द सेक्रीफाइसर एज अ क्षत्रिय। अगर कोई बर्थ से क्षत्रिय नहीं है तो इससे क्षत्रिय है करवा के ये। ठीक है, फिर ये वॉल आपको दिख रही होगी, वॉल फ्रॉम रिवॉल रिलीफ फ्रॉम K15 ऑफ एलोरा शोइंग विष्णु एज नरसिम्हा द मैन लायन, वर्क ऑफ द राष्ट्रकूटा पीरियड। राष्ट्रकूटा पीरियड के टाइम पे ये है, नरसिम्हा जो है विष्णु की जो फॉर्म है ये हमें दिखी थी इस टाइम पे, तो ये ध्यान रख लेना। ठीक है, अदर केसेस, मैन फ्रॉम एंटरप्राइजिंग फैमिलीज यूज देयर मिलिट्री स्किल्स टू कार्व आउट किंगडम्स। अब यहाँ तो ठीक है ये चीज़ हो गई, उन्होंने अपना ये रिचुअल वगैरह कराया एंड ये सब। कुछ केसेस में ऐसा होता था कि जो मैन है एंटरप्राइजिंग फैमिलीज से वो मिलिट्री स्किल्स का यूज़ करके किंगडम्स कार्व आउट कर देते थे। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या है कि कदम्बा मौर्य शर्म जो है और जो गुर्जारा प्रतिहारा हरीशचंद्र है ये ब्राह्मण्स थे। ठीक है, इन्होंने ट्रेडिशनल प्रोफेशन अपने छोड़े, आर्म्स उठाए, सक्सेसफुली कर्नाटका में और राजस्थान में रिस्पेक्टिवली अपने अपने जो किंगडम्स हैं वो इन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए थे। तो ये टॉपिक हो गया आपका द इमर्जेंस ऑफ न्यू डायनेस्टीज, कैसे जो फ्यूडलिज्म है वो इस टाइम पे आपका हो रहा था कि भाई ये किंग है उसके सबऑर्डिनेट्स हैं, फिर जब ये सबऑर्डिनेट पावर इनकी बढ़ने लग रही थी तो फिर इन्होंने अपने अलग अलग किंगडम जो है वो बना लिए थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक है एडमिनिस्ट्रेशन इन द किंगडम्स। तो इसमें क्या है, जो मैनी ऑफ दीज न्यू किंग, जो ये एक बड़े बड़े किंगडम को तोड़ तोड़ कर जो ये किंग बने हैं, सब ऑर्डिनेट्स जो थे पहले किसी और किंग के, तो वो न्यू किंग्स उनको बोला है यहाँ पे। इन्होंने हैवी साउंडिंग टाइटल्स लिए थे, जैसे कि महाराजा धीराज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको। ठीक है, महाराजा धीराज यानी कि ग्रेट किंग्स, ओवरलॉर्ड द किंग्स, महाराजा धीराज। ठीक है, फिर एक टाइटल ये लिया गया है लॉर्ड ऑफ द थ्री वर्ल्ड, जैसे कि
भुवना, चक्रवर्तिन एंड सो ऑन, और भी काफ़ी सारे हाई साउंडिंग टाइटल्स जो हैं ये लोग ले रहे थे. However, in spite of such claims, they often shared power with their सामंथास as well. हाँ, तो जो ये न्यू किंग्स हैं इनके भी फिर नीचे सामंथास जो सबॉर्डिनेट थे उनके साथ ये पावर शेयर करते थे. इनकी एसोसिएशंस जो थी पीजेंट के साथ, वहाँ पे ये थोड़ा बहुत पावर थे. ट्रेडर्स एंड ब्राह्मण्स के साथ पावर को ये थोड़ा बहुत शेयर करते थे. इन ईच ऑफ दी स्टेट्स रिसोर्सेज जो है दे वर ऑब्टेन फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स. पीजेंट्स हैं, कैटल कीपर्स, आर्टिसंस हैं, यही जो लोग हैं अपने जो भी इन्होंने प्रोड्यूस करा है उसका कुछ पार्ट जो है किंग को देते थे. तो स्टार्टिंग से ही होता आया है. ठीक है. समटाइम्स दे वर क्लेम्ड एज अ रेंट ड्यू टू अ लॉर्ड हु वाज asserted that he owns the land. revenue was collected from traders. तो टैक्स भी इनसे जो है इस तरह से ये जो न्यू किंग्स हैं ये कलेक्ट करते थे टैक्स. ठीक है. 400 टैक्सेस. ये देखो क्या है, जो चोलास के इंस्क्रिप्शंस है, जो कि चोलास कौन थे, जो कि तमिलनाडु में रूल करते थे. इन्होंने जो है इंस्क्रिप्शन से पता लगा है कि 400 टर्म्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सेस. इस टैक्स को वित्ती बोला जाता था. टेकन नॉट इन कैश बट इन फॉर्म ऑफ फोर्स लेबर. और कदमाई एक लैंड रेवेन्यू होता था. ऑल्सो टैक्सेस ऑन थैचिंग द हाउस. मतलब ये बोल रहे हैं कि हर एक चीज़ पे ही टैक्स लग रहा था. वो ऑब्वियसली बात है, अगर किसी एरिया के पास टैक्स ज़्यादा है तो वो किंगडम रिच है तो वो इतना ही पावरफुल होगा. राइट. तो टैक्स की बात इस टाइम पे कई लोग स्टूडेंट्स मानते भी हैं कि काफ़ी एग्जैजरेटेड है. इतने टैक्स तो 400 टैक्स तो कैसे ही लगते हो. फिर ये है कि जो ये रिसोर्सेज हैं, जो टैक्स से रिसोर्सेज कलेक्ट हुए, उनको कैसे यूज़ करते थे. टू फाइनेंस द किंग्स एस्टैब्लिशमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स और फोर्ट्स के लिए. ठीक है. इन चीज़ों के लिए इन रेवेन्यू को बेसिकली इस टैक्स को हम यूज़ करते थे किंग्स वगैरह. वॉर्स को फाइट करने के लिए. ठीक है. एक्सेस टू लैंड एज वेल एज ट्रेड रूट्स. तो इन सब चीज़ों के लिए ये जो टैक्स है, रिसोर्सेज है, यूज़ होता था. फंक्शनरीज फॉर कलेक्टिंग रेवेन्यूज आर जनरली डिक्टेटेड फ्रॉम इन्फ्लुएंशियल फैमिलीज एंड पोजीशंस और ओवर हेरिडेटरी. तो जो एक एरिया से जो टैक्स कलेक्ट करेगा वो कौन था, बेसिकली एक जगह का कोई इन्फ्लुएंशियल इंसान. ठीक है. और फिर उसका बेटा, मतलब हेरिडेटरी पोजीशन थी ये टैक्स कलेक्ट करने वाली जो सिचुएशन थी. दिस वाज ट्रू अबाउट द आर्मी एज वेल. सेम केस आर्मी में था. क्लोज रिलेटिव्स ऑफ द किंग्स हेल्ड दीज पोजीशंस. ऑब्वियसली ये तो चलता ही है, नेपोटिज्म टाइप ऑफ थिंग. Okay, Prashasti and land grants. Prashasti basically contain details that may not be literally true. Prashasti नाम से पता लग रहा है कि प्रशंसा यानी कि प्रेज करके अगर कोई चीज़ लिखी गई है तो ऐसा माना जाता है, जरूरी नहीं है कि वो ट्रू हो. तो ये जो प्रशस्टीज है उसके अंदर रूलर्स के बारे में लिखा होता था कि रूलर्स वो कैसे हैं, विक्टीरियस वॉरियर्स है. तो जैसे किंग बताते थे कि मेरी प्रशस्ति में ये लिखो, तो ऑब्वियसली वही लिखते होंगे लोग. और ये जो प्रशस्ति है कौन कंपोज करते थे, लर्न ब्राह्मणास. ओकेजनली जो एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते थे किंग को. ठीक है. फिर अचीवमेंट्स ऑफ नागा भट्टा एक बॉक्स से रखा आपको कि मैनी रूलर्स जो है अपनी अचीवमेंट्स को प्रशस्ति में जो है लिखवाते थे. जैसे कि हम प्रशस्ति पढ़ चुके हैं समुद्र गुप्ता की क्लास 6 जो है, इसके अंदर जो क्लास 6 में है उसमें हमने ये जो समुद्र गुप्ता के बारे में है ये देखा था क्लास 6 की एनसीईआरटी में. एक प्रशस्ति है संस्कृत में लिखी हुई, ग्वालियर मध्य प्रदेश में मिली है, जो कि नागा भट्टा एक प्रतिहार किंग है उसके बारे में बताता है. ये थोड़ा सा पढ़ लेना, कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं ऐसा. किंग्स हु ऑफन रिवॉर्डेड ब्राह्मणास बाय ग्रांट्स ऑफ लैंड. ठीक है. तो जो किंग्स हैं वो बेसिकली ब्राह्मणास जो हैं उनको लैंड ग्रांट्स देते थे. ये लैंड ग्रांट के जो सिचुएशन है, जो लैंड ग्रांट का ये क्या कहेंगे इसको, लैंड ग्रांट करने की जो प्रथा है बेसिकली वो सतवाहनाज ने वैसे तो स्टार्ट करी थी. ठीक है. तो ब्राह्मणास को किंग जो है लैंड ग्रांट्स देते थे. और जो किंग्स जो ये लैंड ग्रांट्स देते थे इसके जो रिकॉर्ड्स हैं वो भी ये किंग्स मेंटेन करवाते थे कॉपर प्लेट्स पे. ठीक है. विच आर गिवन टू दोज हु रिसीव द लैंड. ये दिख रहा होगा कॉपर प्लेट्स हैं रिकॉर्डिंग ग्रांट ऑफ लैंड मेड बाय रूलर इन 9th century. पार्शियली संस्कृत में लिखा है, पार्टली तमिल में. रिंग होल्डर जो है, दिस रिंग होल्डिंग द प्लेट्स with is secured with the royal seal. ये royal seal से secured. This is a seal, right? Is secured with this royal seal. Indicate that this is an authentic document. What was given with the land? तो ये तमिल section of the land grant given by Cholas का एक situation है कि लैंड की बाउंड्रीज बाय मेकिंग अर्दन एम्बैंकमेंट्स. फिर लैंड के अंदर क्या क्या है, फ्रूट बियरिंग ट्रीज है, ऑर्चर्ड्स हैं, ये सब चीज़, टैंक्स, डीप लेक्स वगैरह. और जो ये लैंड को रिसीव करता था, तो जिसको लैंड ग्रांट मिलती थी ना, जिसको लैंड ग्रांट की जाती थी वो उस लैंड से टैक्स तो कलेक्ट करता था. फाइन्स वगैरह जो है वो सारी चीज़ें कलेक्ट करते थे, वापस से जाके किंग को देते थे. ठीक है. ये सब मतलब वहाँ का उस लैंड पे एडमिनिस्ट्रेशन
का जो काम था, जिसको लैंड मिलती थी वो ही संभालता था। ठीक है। अनयूजुअल फॉर द 12th century was a long Sanskrit poem containing the history of kings ruled over Kashmir, composed by author called कल्हना। तो कल्हना जो है एक ऑथर है, उसने कश्मीर के रूलर्स के बारे में जो चीज़ें हैं हिस्ट्री वाली लिखी है। सोर्सेज, वेरियस सोर्सेज उसने यूज़ करे हैं, इंस्क्रिप्शन, डॉक्यूमेंट्स, आई विटनेस अकाउंट्स, अर्लियर स्टोरीज टू राइट हिज account. Unlike the writers of Prashasti, is often critical about rulers and their policies. So इसमें कुछ ऐसे प्रेज करने का उसने नहीं लिखा, रूलर्स की पॉलिसीज और उसके बारे में चीज़ें जो हैं वो इसने लिखी है। आपको लग रहा होगा ना इसे एनसीईआरटी में कहीं से भी कुछ भी उठ के आ रहा है, इसलिए मैंने बोला था पहले मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट देखना, उसके बाद आप क्लास 7th की जो एनसीईआरटी है वो देखना। ठीक है। वॉरफेयर और वेल्थ नेक्स्ट टॉपिक है। यू मे हैव नोटिस दैट ईच ऑफ दीज रूलिंग डायनेस्टीज आर बेस्ड इन स्पेसिफिक रीजन, है ना। मैप दिखाया था मैंने आपको, उसमें भी हमने देखा था कि किसी एरिया में, जैसे जो सबसे स्टार्टिंग में मैप हमने देखा था ये रहा, तो यहाँ पे कुछ एरिया में इधर पालास थे, तो ये एरिया वाइज आपको दिख रही होगी जो ये डायनेस्टीज है, राइट। सी, so at the same time they tried to control other areas. One particularly prized area was the city of कन्नौज। अच्छा हाँ, ये हम ट्रीपार्टाइट स्ट्रगल पढ़ते हैं बेसिकली। देखो ऐसे मैप जो है आपका, यहाँ पे कुछ और डायनेस्टी है, यहाँ कोई और डायनेस्टी है, यहाँ कोई और डायनेस्टी है, यहाँ कुछ और चल रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ है। बट जो एक सिटी ऑफ कन्नौज बेसिकली यहाँ पर थी, कन्नौज की सिटी के लिए एक स्ट्रगल चलता रहता था आपकी 3 डायनेस्टीज़ के बीच में। जो कन्नौज की सिटी है उसके बीच में, कन्नौज जो है एक इम्पॉर्टेंट ट्रेड सेंटर था। ठीक है। तो उसकी वजह से इस पे जो है थोड़ा सा स्ट्रगल चलता था, पावर कॉन्फ्लिक्ट चलता था ये, और ये चलता था 3 पार्टीज़ के बीच में, 3 डायनेस्टीज़ के बीच में, इसलिए इसको त्रिपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। प्रतिहारा, गुर्जारा प्रतिहारा, राष्ट्रकूटा और पाला डायनेस्टी के बीच में। ठीक है। रूलर्स ऑल्सो ट्राई टू डेमॉन्स्ट्रेट देयर पावर एंड रिसोर्सेज बाय बिल्डिंग लार्ज टेम्पल्स। अब जो रूलर्स इस मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो लार्ज लार्ज टेम्पल्स को ही कंस्ट्रक्ट करते थे, जिससे इनकी पावर जो है वो दिखती थी। सो व्हेन दे अटैक्ड वन अनदर्स किंगडम दे ऑफन चोज टू टारगेट टेम्पल्स, विच ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये 2 किंगडम है, ये किंगडम इस किंगडम पे वो अटैक करता है, तो जो यहाँ पे टेम्पल्स है उस पर अटैक करेगा, क्योंकि टेम्पल्स में जो है बहुत सारा जो पैसा है वो जो है रखा जाता था, बहुत सारा धन जो है वहाँ पे टेम्पल्स में होता था। तो इसका एग्जाम्पल भी है कि जैसे मोहम्मद ऑफ गजनी जो है वो अफ़गानिस्तान से आया था, तो उसने हमारे सब कॉन्टिनेंट को, इंडियन सब कॉन्टिनेंट को 17 बार अटैक किया था 25 सालों के अंदर अंदर। और इसका रिलीजियस मोटिव था, इसका कोई ये मतलब नहीं था कि भाई इसको यहाँ पे आके अपना कोई सल्तनत बनानी है या यहाँ पे आके इंडिया को रूल करना है। इसके रिलीजियस मोटिव थे, और इसको ये था कि हमें प्लंडर करना है इंडिया को, मतलब लूट पाट करना था इसको इंडिया में आके। तो इसके टारगेट्स जो है वेल्दी टेम्पल्स ही थे। सोमनाथ टेम्पल पे इसने अटैक किया था। ठीक है। मच ऑफ द वेल्थ महमूद कैरिड अवे वाज यूज्ड टू क्रिएट अ स्प्लेंडेड कैपिटल सिटी एट गजनी। तो यहाँ से जो पैसे लेके गया था ये मोहम्मद ऑफ गजनी, इसने गजनी में गजनी जो सिटी है उसको काफ़ी ज़्यादा डेवलप करने में वो पैसा खर्चा था। ठीक है। उसके अलावा जो किंग्स हैं वो वॉरफेयर में भी एंगेज थे, जैसे कि चौहान्स जो हैं आपके, जो दिल्ली और अजमेर के आसपास के रीजन में रूल करते थे। दे wanted to expand their control to the west and the east, where they were opposed by the Chalukyas of Gujarat and the Gahadawalas of western यूपी। मतलब जो किंग्स हैं वो अपने एरिया को भी एक्सपैंड करना चाहते थे उस टाइम पे, अपनी टेरिटरी को एक्सपैंड करना चाहते थे। उसका एग्जाम्पल आपको ये दे रखा है कि जो चौहान्स हैं वो करना चाहते थे, बट वो नहीं कर पाए इनकी वजह से। ठीक है। चौहान रूलर पृथ्वीराज 3 जो है, इनका टाइम पीरियड है। टर्क रूलर नेम सुल्तान मोहम्मद गौरी लॉस्ट टू हिम द नेक्स्ट ईयर 1992। तो ये सब कुछ तो क्लास 7th के बच्चे के लिए बता रखा है ना एनसीईआरटी ने, कि उसको 2-2 पॉइंट याद रखने पड़ेंगे, ख़त्म। भाई चौहान्स हैं, दिल्ली अजमेर में रूल करते थे, वेस्ट और ईस्ट में अटैक करना चाहते थे, बट इनकी वजह से नहीं कर पाए। पृथ्वीराज 3 जो है उसने मोहम्मद गौरी को हराया था, फिर अगली बार में खुद हार गया था, ख़त्म। लेकिन डिटेल में इसको हम कहाँ से करेंगे, जो मेरी मेडिवल हिस्ट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ से। ठीक है। अब देखो चोलाज अगर आप देखोगे जस्ट सी, ये रहे चोलाज। देख लिया आपने कहाँ पे ये रूल करते हैं बेसिकली। अब आगे देखते हैं। या फ्रॉम उरायूर टू तंजावर, चोलाज जो है उनकी पावर कैसे राइज हुई थी। एक माइनर चीफली फैमिली थी जिन्हें मुटारियार हेल्ड पावर इन द कावेरी डेल्टा। जो कावेरी डेल्टा है वहाँ पे इनकी पावर होती थी। ठीक है।
दे वर सबऑर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम। विजयाला जो कि एक एंशियंट बिलोंग टू द एंशियंट चीफली फैमिली ऑफ चोलास फ्रॉम उरायूर, कैप्चर द डेल्टा फ्रॉम द उटरियार इन द मिडल ऑफ द 9th सेंचुरी। ठीक है, तो इनकी पहले पावर होती थी, इनसे इस कावेरी डेल्टा को विजाल्या जो कि उरायूर से थे, ठीक है, उन्होंने इसको कैप्चर कर लिया था। फिर इसने तंजावर में एक टेम्पल जो है वो बनवाया, ठीक है, टेम्पल फॉर गॉडेस निशुन सुदीनी। तंजावर जो टाउन है वो बिल्ड करवाया इसने, ठीक है। तो जो सक्सेसर्स थे विजयालय के, कॉन्कर्ड नेबरिंग रीजन्स, और फिर किंगडम जो है उनका साइज जो है, उसकी पावर जो है वो बढ़ने लग रही थी। पांड्यन और पल्लवा टेरिटरी टू द साउथ एंड नॉर्थ वर मेड पार्ट ऑफ दिस किंगडम, ठीक है। राजा राजा वन एक मोस्ट पावरफुल रूलर थे, चोला रूलर के 985 में किंग बने थे। एक्सपैंडेड कंट्रोल मोस्ट ऑफ द 3 एरियाज। ही रीऑर्गेनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एम्पायर। राजा राजा वन के सन राजेंद्र वन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर था। इन्वेडेड द गंगा वैली श्रीलंकन और कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया, डेवलपिंग अ नेवी फॉर दीज एक्सपेडिशन। तो देखो इसमें ना कुछ ऐसा कोई कनेक्शन नहीं बन पा रहा है, अलग अलग पॉइंट है हर एक लाइन में, जो फ्लो होता है वो नहीं बन पा रहा। इसीलिए मैंने बोला था कि पहले मेडिवल हिस्ट्री देख लेना, एंशियंट हिस्ट्री पहले, फिर 6th की एनसीईआरटी, फिर मेडिवल, फिर यहाँ पे आना, क्योंकि एज अ रिविजन पर्पस के लिए इस बुक को एनसीईआरटी को मैं यूज़ करती हूँ। तो आप भी इस तरह से करोगे तो सही अच्छे से आपका जो है फैक्ट्स वो हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है स्प्लेंडेड टेम्पल्स इन ब्रॉन्ज स्कल्पचर। तो बिग टेम्पल जो तंजावर के हैं, गंगाई कोंडा चोलापुरम के हैं, बिल्ड बाय राजा राजा एंड राजेंद्र, आर्किटेक्चरल स्कल्पचरल मार्बल्स है। ऑब्वियसली जो हमारा आर्ट एंड कल्चर है वो इनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है इसमें एडिशन हुई है। जैसे सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये मैप दे रखा है चोला किंगडम और उनके नेबर्स का ये मैप है। फ्लक्चुएटिंग फ्रंटियर, यहाँ पे फ्लक्चुएट होता रहता था, ये बेसिकली उनका किंगडम था। उरायूर देख सकते हैं, तंजावर देख सकते हैं, गंगा कोंडाई चोलापुरम देख सकते हैं, कांची, ठीक है। नाउ लुक एट दिस टेम्पल। जो टेम्पल है गंगाई कोंडा चोलापुरम में है, ठीक है। जब टेम्पल आर्किटेक्चर पढ़ते हैं आर्ट एंड कल्चर में कराऊंगी, ठीक है, तब इसको थोड़ा डिटेल में कराऊंगी कि कैसे टेम्पल्स होते हैं, द्रविडियन एंड नगारा स्टाइल ऑफ टेम्पल, वो वहाँ पे करेंगे। अब चोला टेम्पल्स जो हैं दे ऑफन बिकेम द न्यूक्लियाई ऑफ सेटलमेंट्स व्हिच ग्रू अराउंड देम। अब यहाँ टेम्पल बन गया, आसपास लोग रहने लग गए। The temples say they were centers of craft production. They also adorned with land by rulers as well as by others. The produce of this land went into maintaining the specialists who worked in the temple and very often lived near it. Priests, garland makers, cooks, sweepers, musicians, dancers, etc. अंदर वर्ड्स अगर देखें सिंपल सी इसको हम समराइज करके देखें तो टेम्पल्स जो हैं दे वर नॉट द प्लेसेस ओनली फॉर वर्शिप, बट इवन दे वर द सेंटर्स फॉर इकोनॉमिक, फॉर योर सोशल और फॉर योर कल्चरल लाइफ, ठीक है। अमंग्स द क्राफ्ट्स एसोसिएटेड विद टेम्पल्स मेकिंग ऑफ ब्रॉन्ज इमेज। तो ब्रॉन्ज इमेज जो है दैट वाज द मोस्ट एक्सटेंटिव क्राफ्ट एसोसिएटेड विद द टेम्पल। तो चोला ब्रॉन्ज इमेजेस जो हैं दे आर कंसिडर्ड द फाइनेस्ट इन द वर्ल्ड। While most of the images were of deities, even some images were made of the devotees as well. Okay. Now just look at this image. So this image is a Chola bronze sculpture. Notice how carefully it is decorated, right? Next is agriculture and irrigation. So many of the achievements of the Cholas were made possible through new developments in agriculture. Obviously बात है कोई empire जो है वो strong है empire, तो as simple as that, इसका मतलब उनका एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली टैक्स ज़्यादा है तभी तो एम्पायर स्ट्रॉन्ग है। तो एग्रीकल्चर कैसे स्ट्रॉन्ग हुआ, कैसे कैसे इसमें डेवलपमेंट्स हुई, ठीक है। तो देखो मैप 2 पे इसमें कावेरी रिवर दिखा रखी है। ये वर्क क्यों नहीं कर रहा? You can just look at this, ठीक है। How this river is flowing into the Bay of Bengal, तो कावेरी रिवर, ठीक है, देख लेना लोकेशन, ये रही, दिस इज द लोकेशन फॉर कावेरी।
तो मैप 2 में हमने देख लिया कि रिवर कावेरी कैसे ब्रांच ऑफ होती है इनटू सेवरल स्मॉल चैनल्स बिफोर एम्प्टी इनटू द बे ऑफ बंगाल, ऐसे ऐसे फ्लो करके बे ऑफ बंगाल में गिर रही है। जो चैनल्स है ये ओवरफ्लो हो जाते हैं फ्रीक्वेंटली, तो फर्टाइल सॉइल इनके बैंक्स पे आ जाती है। फर्टाइल सॉइल है तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट ज़्यादा होगी। वाटर फ्रॉम चैनल्स प्रोवाइड द नेसेसरी मॉइस्चर फॉर कल्टिवेशन, पर्टिकुलरली द कल्टिवेशन ऑफ राइस। तो राइस की कल्टिवेशन यहाँ पे अच्छी खासी हो जाती थी। एग्रीकल्चर जो है वो पहले भी डेवलप होता है तमिलनाडु में, बट जो 5th और 6th सेंचुरी के टाइम पे जो है लार्ज स्केल कल्टीवेशन इन एरियाज में जो है वो होने लग रही थी। फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करा जा रहा था और लैंड हैड टू बी लेवल्ड इन द एरियाज। फॉरेस्ट लैंड को क्लियर करके लेवल करा जा रहा था लैंड को। डेल्टा रीजन में जो एम्बैंकमेंट्स थे वो बनाए जा रहे थे फ्लडिंग को प्रिवेंट करने के लिए, और कैनाल्स जो है वो बनाए जा रहे थे जैसे कि वाटर जो है वो फील्ड्स तक जा सके, इरीगेशन जो है अच्छा हो सके। तो कई एरियाज में तो इतनी अच्छी इरीगेशन फैसिलिटीज और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो गई थी कि एक साल के अंदर 2-2 क्रॉप्स जो है ये लोग उगाते थे। ठीक है, मैनी केसेस में वाटर क्रॉप्स को आर्टिफिशियली भी दिया जाता था। वैरायटी ऑफ मेथड वर यूज फॉर इरिगेशन एज वेल, कई जगह वेल्स खोद दिए, कई जगह बड़े बड़े टैंक्स बना दिए रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए। ठीक है, अभी इरिगेशन जो है ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, इसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लेबर रिसोर्सेज लगता है, तो इन काम को मेंटेन करना भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से कर रहे थे। मोस्ट ऑफ द न्यू रूलर्स एज वेल एज पीपल लिविंग इन विलेजेस एक्टिव इंटरेस्ट इन दिस एक्टिविटी। लोग भी और रूलर्स भी एग्रीकल्चर में और इरीगेशन को डेवलप करने में एक्टिव थे। ये एक 9th सेंचुरी का स्लाइस गेट है तमिलनाडु में, रेगुलेट करता था ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम अ टैंक इनटू द चैनल्स दैट इरिगेटेड द। स्लाइस गेट क्या होता है? ट्रेडिशनली वुड या मेटल बैरियर होता है, ठीक है, विच इज कॉमनली यूज टू कंट्रोल वाटर लेवल्स एंड फ्लो रेट्स इन रिवर्स एंड कैनाल्स। नेक्स्ट है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एम्पायर। तो एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे ऑर्गेनाइज करा जाता है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन जो है उस एम्पायर में होता था। सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स, इसको हम उर बोलते थे, तो ध्यान रखना उर क्या होता है? सेटलमेंट्स ऑफ पीजेंट्स। प्रोस्पेरस बन रही थी क्योंकि अभी बताया मैंने एग्रीकल्चर बहुत अच्छा था, इरीगेशन फैसिलिटीज बहुत अच्छी थी। जो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस, तो ये उर है, जो ग्रुप्स ऑफ सच विलेजेस लार्जर यूनिट्स बनाने लग रहे थे जिसको हम नाडू बोलते थे। ठीक है, विलेज काउंसिल और नाडू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन यहाँ पे होते थे, जैसे कि जस्टिस लोगों को प्रोवाइड करना, टैक्स कलेक्ट करना, रेवेन्यू कलेक्ट करना। जो रिच पीसेंट्स है दे एक्सरसाइज कंट्रोल और द अफेयर्स ऑफ दिस नाडू। और ये रिच पीसेंट्स जो है इनके ऊपर कंट्रोल किसका था? ऑब्वियसली चोला गवर्नमेंट का था। ठीक है, चोला किंग्स जो है दे गिव सम रिच लैंड ओनर टाइटल, जैसे कि मूवेन द विलन, अवेलन या एक पीजेंट सर्विंग 3 किंग्स, या अराईआर यानी कि चीफ। ठीक है, तो ये एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की तरफ से ये जो किंग्स है इन रिच लैंड लॉर्ड्स को ये टाइटल दिया करते थे। फिर टाइप ऑफ लैंड्स, चोला इंस्क्रिप्शन में कुछ सेवरल टाइप ऑफ लैंड्स मेंशन्ड है, जैसे विलन वगाई, लैंड ऑफ नॉन ब्राह्मण पीजेंट, फिर ब्रह्मदया, लैंड गिफ्टेड बाय ब्राह्मणस, शाला भोगा, लैंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ अ स्कूल, देवादाना या तिरुनामटुकनी, लैंड गिफ्टेड टू टेम्पल्स, पालीचंदम, लैंड डोनेटेड टू जैन इंस्टीट्यूशंस। We have seen that Brahmanas often received land grants और ब्रह्मदया उसको हम बोलते थे। As a result, a large number of Brahmin settlements emerged in Kaveri Valley, as in the other parts of South India. ब्रह्मदया जो है was looked after by an assembly और सभा of prominent Brahmin landholders। बताया था ना, अब लैंड ग्रांट हो रही है तो ब्राह्मण्स को मिल रही है, तो इसके जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है? ब्राह्मण्स के पास है जिसको लैंड मिली है। ये जो असेंबलीज हैं सभा ब्राह्मण लैंड होल्डर्स की, वो इस लैंड को लुक आफ्टर करते थे, और जो असेंबलीज है काफ़ी ज़्यादा एफिशिएंटली काम करती थी। इनके डिसीजंस जो है वो डिटेल में इंस्क्रिप्शंस में रिकॉर्ड करे जाते थे। इंस्क्रिप्शंस कौन सी? स्टोन वॉल ऑफ टेम्पल्स, टेम्पल की वॉल पे इनके जो डिसीजंस है वो रिकॉर्ड करे जाते थे। फिर एसोसिएशन ऑफ ट्रेडर्स भी थे यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में, जिनको हम क्या बोलते थे? नागाराम्स बोलते थे। ये भी ओकेजनली एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो है टाउन्स में परफॉर्म करते थे। फिर इंस्क्रिप्शंस मिली है हमें तमिलनाडु से, डिस्ट्रिक्ट है चिंगलेपुत, और उसमें भी एक जगह है उत्तरामेरूर, वहाँ से इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। वो हमें डिटेल प्रोवाइड करते हैं कि किस तरह से सभा को ऑर्गेनाइज करा जाता था। सभा की सेपरेट सेपरेट कमेटीज़ थी सभा के अंदर, कुछ कोई इरीगेशन वर्क्स को देख रही है, कोई गार्डन्स को, कोई टेम्पल्स को, एक्सेट्रा। And names of those eligible to be members of these committees were written on small tickets of palm leaves। तो टिकट्स को अर्दनवेयर पोर्ट में रखते थे। फिर एक यंग लड़का आके टिकट निकालता था और 1 बाय 1 कमेटी बनती थी। तो देख रहा किस तरह से कमेटी जो है वो बनती थी, कह सकते हैं थोड़ा बहुत इलेक्शन जैसा सा सिस्टम। ठीक है, फिर
हु कुड बी अ मेंबर ऑफ सभा, ये जो इंस्क्रिप्शन है वो बताती है any those who wish to become members of Sabha should be owners of land from which the land revenue is collected. They should have their own homes. एज दे रखी है. They should have knowledge of Vedas. Should be well versed in administrative matters. ठीक है, अगर लास्ट 3 साल से मेंबर बन गया तो वो दोबारा से मेंबर नहीं बन सकता किसी और कमेटी का. Anyone who has not submitted his accounts and those his relatives cannot contest the elections. आ गया ना इलेक्शन टर्म. Inscriptions tell us about kings and powerful men. ये एक स्क्रिप्ट है 12th century तमिल वर्क का Periya Puranam, which informs about the lives of ordinary men and women. So just read it out एक बार. This was your chapter 2. These are the questions you can just check out. ये मैप से आप कर लोगे इसको. स्ट्रगल 3 के बीच में था, मैंने बताया ही था. क्वालिफिकेशंस अभी हमने रीड करी ही है. 2 मेजर सिटीज अंडर द कंट्रोल ऑफ चोलास बताई, चौहान्स, अजमेर और दिल्ली. ये क्वेश्चन है राष्ट्रकूटास कैसे पावरफुल बने, और कि भाई ये जो है पहले सबऑर्डिनेट थे चालुक्याज ऑफ कर्नाटका के. न्यू डायनेस्टी टू गेन एक्सेप्टेंस, ये सब हम देख चुके हैं. ये आपके कुछ कीवर्ड्स हैं, समंता, टेम्पल नाडु और सभा. So this was all from chapter 2. If you have any doubt, you can ask me in the comment section. Just look at once. रह तो नहीं गया है. Okay. So chapter 3 next video में देखेंगे.